लीजिए सुनिए डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी राई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सिर्फ एक बार, फिर कभी नहीं, ईश्वरी के प्राणों के लिए। धीरे पंडा ने हाथ जोड़कर विनती की। ईश्वरी के प्राणों के लिए। सुंदरिया के कानों में घुंघरू बज उठे, एक साथ कई बार, जैसे कोई भीतर नाच उठा हो और उसके सारे संवेदन झंझना गए हों। कपोल आरक्त, आंखें खोई सी और कान उसी तरफ लगे हुए। कई बार बजे थे इस तरह। जब जब कोई ईश्वरी का नाम लेता था, घुंघरू बजते थे और राई होने लगती थी। राई नृत्य, जिसमें वो घाघरा चोली पहने और ओढ़नी ओढ़े खड़ी है। आंखों के काजल की दीर्घ रेखा बार बार हिलती है, दौड़ती है कुछ खोजने और कहीं ठहर जाती है कुछ पाकर। तब पैरों के घुंघरू मचल पड़ते हैं कुछ बोलने के लिए। कोई बोले या न बोले, वे अनजाने धागों से बंधे चुपचाप नाच उठते हैं। सबसे पहले बजे थे धौर्रा गांव में। मुसाहिब जगजीत सिंह जू ने साई भिजवाई थी रंगपंचमी की। वो पूरे दल के साथ सवेरे ही पहुंच गई थी। हवेली के सामने लंबा चौड़ा प्रांगण, चारों तरफ आम के पत्तों की झालरें, रोरी और गुलाल से भरी थालियां, खस और केवड़े की गमक उसके शरीर में एक मादकता भर गई थी। जब वो घेरे के बीच में खड़ी हुई, लोगों की निगाहें टिक गईं। ओढ़नी के झीने घूंघट से वो सब देख रही थी। देहाती छैला सजे धजे खड़े उसके घूंघट खुलने का इंतजार कर रहे थे, जैसे दर्शक नाटक के पर्दा खुलने का करते हैं। फिर जब एक कोने से फाग की ध्वनि अचानक गूंज उठी थी, नैना भंवर भय बारी के, रंगरेजिन प्यारी के। फाग क्या थी, रस की धार थी। उसका तन मन भिगो गई। उसने एक बार कनखियों से देखा था, हल्के गोरे रंग का मझोले कद वाला एक युवा, घुटनों तक धोती, चौड़ी छाती को ढके कलीदार कुर्ता और कंधे पर लहराती रंगीन अंगूछी, मुख पर निराली चमक और आंखों में खिली गुलाब की पंखुरियां। देखती रह गई थी वो, एकटक, बिना किसी संकोच के। फाग गायक धीरे पंडा ने उसकी फाग पकड़कर उसे बार बार दोहराया था और वो झूम झूम कर नाची थी। नाचने के दौरान जितनी बार वो उस युवक के सामने से गुजरी थी, उतनी ही बार उसकी आंखें उसकी देह से लिपट गई थीं। उसने बारीकी से गौर किया था कि युवक की पुतलियां भी नृत्य की गतों के साथ नाच रही थीं और उनका नाच मन की भीतरी तहों को छूने लगा था। वो तस्वीर आज भी उसके हृदय में ज्यों की त्यों समाई है। जब याद आती है तब उसके कानों में फाग की वही मिठास घुल जाती है। लेकिन अब फाग किससे सुने, किससे कहे कि उन फागों के लिए कान तरसते हैं। अंधेरी रात, बादल चारों तरफ तने थे। बिजुली ऐसे नचती थी जैसे कोई बेड़नी। घर में कोई नहीं। अम्मी बाहर गई थीं नौकरानी के साथ। अकेलापन ऐसे फैल गया था जैसे जाड़ों का कोहरा। कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो कमरे में बंद हो गई थी, खाट पर बैठी बाहर की आवाज़ों को पहचानने के अंदाज में। अपने अस्तित्व को खुद ही महसूस करने के लिए गुनगुनाने लगी कि दरवाजे की सांकल खनकी। उसने सहमते हुए किवाड़ खोले। चौंक उठी। आप तशरीफ लाएं। कमरे में तख्त को ठीक करने लगी। युवक बैठता हुआ कहने लगा, यहां से गुजर रहा था, सोचा कि थोड़ा देर आपसे मुलाकात ही कर लूं। मैं दर्शन का एहसान कैसे अदा करूं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कोई बड़ा काम कर डाला हो। जा रहा था गैल में अपने मित्र के यहाँ, धौर्रा से आने में देर हो गई। फिर बादल छा गए, बूंदाबांदी होने लगी तो इधर। आपका ही घर है, आराम से बैठें। अभी आई। पर मैं जल्दी जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? आप मेहमान और ऐसे ही चले जाएं? पहले भोजन, फिर आराम और फागें। लोग क्या कहेंगे? लोगों की आदत पड़ गई है कहने की। आपको तो किसी ने देखा तक न होगा। और कोई नहीं है क्या? आपको परेशानी में डाल दिया? परेशानी जिंदगी भर रहती है और रहेगी। अभी सब बताती हूं। उसने रहस्य का एक पर्दा सा डाल दिया था ताकि अकेले बैठने वाले को पहेली की बूझने में कुछ समय खर्च करना लाजमी हो जाए और तब तक उसे सत्कार का मौका मिल सके।
उसकी कोशिश अकुआ उठी और आशा झूमने लगी। एक नए मौसम की शुरुआत की खबर नस नस में फैल गई। ईश्वरी को रुकना ही पड़ा। शायद आंखों की कोकिलें चुपचाप कूक उठी थीं और दूर के मुसाफिर ने उनकी भाषा पहचान ली थी। तभी तो दालान की खाट पर बैठकर उसने न जाने कितनी फागें सुना डाली थीं, एक के बाद एक। वो जिद करती एक फाग सुनाने की और वो उसी रंग की कई फागें सुना देता। इस तरह धीरे धीरे रात बीत गई थी और भोर की पहली किरण आ रही थी। इस बदलाव से उदासी की एक गहरी छाया उसके मुख पर रेंग गई थी, जिसे जबरन पीछे ढकेलती हुई वो बोली थी, अच्छी फागें लिखते हैं आप। युवक सहज ही कह उठा था, अभी उसी दिन से लिखना शुरू की है जिस दिन से आप धौर्रा गई थी। धौर्रा की उस रंगीन रात से जुड़ी ये बात चाहे जितनी सच हो या झूठ, उसे बहुत गहरे तक छू गई थी और उसने अपने भीतर गुदगुदी सी महसूस की थी, जिसका असर चेहरे की ललछौही लज्जा से बाहर आ गया था। लेकिन उसने बतरस की लालच में दोबारा सुनने के लिए कहा था, झूठ भी बोलते हैं आप? कैसे विश्वास दिलाऊं? अच्छा, धीरे पंडा से पूछ लेना। क्या मैं आपका इत्मीनान नहीं करती? तो फिर? भोर की झलक पाकर वे तैयारी करने लगे थे। उसने बहुत विनती की थी पर वे नहीं माने थे। आखिर उसे कहना ही पड़ा था, अब कब आएंगे आप? भगवान की मर्जी। मेरे भगवान तो आप ही हैं। उसने धीमे से कहा था, पर उन्होंने सुन लिया था, क्योंकि उनकी नजरें उसके चेहरे पर थोड़ी देर तक टिकी रही थीं, शायद सच्चाई को अंदाजने के लिए। भगवान भीतर तक की जानते हुए भी परखते हैं, फिर तो वे इंसान हैं, क्यों ना देखें परखें। उन्हें पूरा हक है निरख करने का। उसे एक गहरे संकोच ने घेर लिया था और जब तक वो उससे उबरे तब तक वे चुपचाप चले गए थे। दूसरे दिन आंगन में अकेली नाचती रही थी वो, बिना गीतों और बाजों के। कुछ गुनगुनाती और नाच उठती, कानों में बार बार घुंघरू बजते और दिल में राई होने लगती। इतना नाचती कि सब कुछ अनसुनी कर देती। एक अजीब सा नशा छा गया था, रात दिन का। रोज तो सादे कपड़ों में, लेकिन उस दिन सज धज कर लीन हो गई थी, इतनी लीन कि सुध बुध नहीं, सांकल की आवाज नहीं सुन पाई। जैसे ही जोर का खटका हुआ वो रोश में दौड़ गई। उसी सज्जा में खड़े थे वे। बोले, कहीं की तैयारी है? नहीं तो आपका ही इंतजार था। इंतजार? मुझ जैसे अदना का? अदना? अच्छा, जल्दी चलो, मुहूर्त निकल रहा है। मुहूर्त किसका? तुम गाओ और मैं नाचूं। कैसी बातें करती हो? उसे कुछ ऐसी हुमक थी कि वो उनका हाथ पकड़कर खींच ले गई और आंगन में बैठा कर बोली, तुम नहीं जानते कि मैंने कई साइयां लौटा दी, सिर्फ तुम्हारे कारण। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये घुंघरू तभी बजेंगे जब तुम गाओगे। इन घुंघरुओं को मना लूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे। सोच फिकर छोड़ दें और गाएं, ऐसा कि उनकी प्यास बुझ जाए। प्यास? और वे गाने लगे, फाग पर फाग। वो नाचती रही, कदम थमने का नाम न लेते थे। गजब की हविस थी। फाग का सुर रुकता कि वे रुक रुक कर फड़क उठते, इसलिए वे भी अपने स्वरों को छेड़ते रहे। आगे कैसे चलेगा? अम्मी अब लौट आई हैं, बहुत खुश हैं। नौकरानी के काम तेजी से हो रहे हैं। लगता है फिर कहीं जाना है। कहीं की साई तो नहीं? अब वो नहीं जाएगी, साफ इनकार कर देगी। जहां उनकी फागे नहीं वहां नहीं नाचेगी, चाहे जो गुजरे। दूसरे दिन नौबत आ ही गई। गनीमत थी कि धौर्रा चलने के लिए हुक्म हुआ था। वो फूली न समाई, उनके देखने का लोभ जो था। धौर्रा उसके लिए घर ही था। पूरी पार्टी पहुंच गई। वही प्रांगण, वही भीड़, नाच का वैसा ही माहौल। उसने फाग उठाई और आंखों ने तलाश शुरू की, पर वो युवक न दिखाई पड़ा। जाने कहाँ छिप गया था। किसी तरह फाग पूरी हुई, इस आशा में कि वो आता ही होगा। जब कहीं से कोई स्वर न फूटा, वो टूटने सी लगी। न जाने क्या हो गया था उसे। नाचते नाचते रुक गई। चरण उठते न थे। भीड़ से शोर उठा, आवाजें आने लगीं, पर वो बुत की तरह खामोश खड़ी थी। अम्मी ने टोका, मुसाहिबजू ने मजबूर किया, फिर भी वो नहीं हिली। देह जैसे जड़ हो गई थी। अम्मी को बहाना बनाना पड़ा था
कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी धीरे पंडा ने आकर ईश्वरी की नई फाक छेड़ी। जो तुम छैल छला हो जाते। और उसके भीतर घुंघरू बज उठे। पैर जिद करने लगे। नसों में बिजली सी दौड़ गई और वो एकदम खड़ी हो गई। गायक की लय में लय मिलाकर गाने लगी। बाद में ऐसा नाची कि सब दंग रह गए। हर तरफ से तारीफ, हर मुंह में उसी की चर्चा। मुसाहिबजू ने अपनी अंगूठी पेश कर दी। कलदारों की वर्षा हो पड़ी। सभी के चेहरे दमक रहे थे, अम्मी और पूरी मंडली भी। इस घटना की खबर सब जगह रेंग गई थी, करौंदी की बास की तरह। गांवों का रवैया कुछ अजीब सा है। जरा सी बात उन्हें ऐसे घेरती है जैसे कोई छुआछूत की बीमारी। लोग कहने लगे कि सुंदरिया ईश्वरी की फागों में ही नचती है। ईश्वरी आने से रहे, उन्हें कितना काम रहता है। तो धीरे पंडा को बुलाओ और धीरे के मिजाज नहीं मिलते। बहरहाल उसका नाम ईश्वरी से जुड़ गया था। अम्मी के लंबे कान सब कुछ सुनते सुनते ऊब गए थे और एक बार सारी नाराजगी उड़ेलते हुए उन्होंने ताना कसा था। उसी मर्द के घर क्यों नहीं चली जाती? कब तक खाती रहेगी पुरानी कमाई? जब सब चुक जाएगी तब किसके सामने हाथ पसारेगी? अभी उम्र है तो सब पूछते हैं, बाद में तुझे कोई देखेगा तक नहीं। वो क्या जवाब देती? अगर कुछ बोलती थी तो सब उसी की हंसी उड़ाते। इसलिए उसने चुप्पी अपना ली थी। सभी से कटकर अकेली रह गई थी। केवल सहारा था उन फागों का जिनसे मन भरती रहती। कभी कभी भीतर से एक टीस उठती कि वे नहीं आए और शूल बनकर रग रग में भिद जाती। खोज खबर तक नहीं ली। क्या इतने निष्ठुर हो गए? क्या अम्मी सच कहती हैं? कम से कम पता तो चलता। एक ही पल में इतनी बेचैनी हो गई कि उसे धीरे पंडा को बुलाना जरूरी हो गया था। जब धीरे पंडा ने आते ही बताया कि उनकी तबीयत खराब है, तब उसने उनको लाने की पूरी कोशिश की थी। धीरे पंडा के पैरों में गिर पड़ी थी। रामनगर के वैद्य के बारे में उसे पता था, इस वजह से उसने आनाकानी नहीं की थी। दूसरी संझा उन्हें शिक्रम में लाया गया था। उनकी हालत देखकर वो बेहोश हो गई थी और वैद्य को पहले उसका इलाज करना पड़ा था। उनकी दवा चालू हुई कि वो सेवा में जुट गई। रात दिन लगी रही। अम्मी ने जबरन रोका था, लेकिन एक न चली। उन्हें रुपए पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी उसने उनका एक पैसा भी खर्च न होने दिया था। चोरी से अपने जेवर गिरवी रखकर सारा इंतजाम किया था। उन्हें जरा भी भनक न पड़ी थी। थोड़े दिनों में ठीक होने पर वे रात को घर आए थे और प्यार की नजरें बिछाकर उसे बैठाना चाहते थे कि बाहर से अम्मी अचानक धंस पड़ी थीं। चोट खाई नागिन की तरह फुफकारती थीं, भैया अब सुंदरिया तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। या तो इसे ले जाओ या खुद संभालो। फैसला आज ही करना होगा। अम्मी कुछ और कहती हैं कि वो चीख पड़ी थी, अम्मी! और उस कमरे की पुरानी दीवारें उसे घूरने लगी थीं। वे भी चौंक कर खड़े हो गए थे, अनहोनी घटने की आशंका में। थोड़ी देर में खामोशी की एक घटा छा गई थी, जिससे भीग कर उसका मन हल्का हो गया था। उसी हल्केपन का एहसास कर उन्होंने कहा था, अम्मी खूब सोच समझकर फैसला कर लें। बेटा मुझे क्या करना है, सुंदरिया सोचे समझे। उसी समय पड़ुआ से गंगिया आ गई थी, नाच के एक झनकारी की तरह। उसने सारी हवा ही बदल दी थी। बिना देखे ही एक सवाल फेंक कर मार दिया था, क्यों री क्या सुन रही हूं? तूने नाचना गाना सब छोड़ दिया है? तालाब में रहकर मगर से बैर? आखिर क्या करेगी? क्या कोई बड़ा घर मिल गया है? बड़ा घर? वो फुसफुसाई थी। उसने अपनी बड़ी बहन को घूर कर देखा था। दोपहिया के खिले फूल जैसा गोल मुख और उस पर डोलती ऊषा किरण सी मुस्कान। पूरी देह में टेसू सी अरुणाई रोश में और दीप्त हुई। आंखों की दौड़ जैसे हिरनियां कुलांचे भर रही हो। सब अम्मी की लीक में। लीक जो मजबूरियों के रथों से बनी होगी, पर आज पालकी में बैठकर नई बहू की तरह इतरा रही है। बड़ा घर खोजने की लीक। सारी इज्जत को दांव पर लगाकर ढेर सी नफरत बटोर कर वो अनकहे ही सब कुछ कह गई थी। बहन ने सुना हो या नहीं, पर उसके अधर पंखुड़ियों की तरह हिले थे। ये कौन है? फागों के कवि ईश्वरी। बहन चौंक पड़ी थी। ईश्वरी? और उनके चरणों को छूकर बोली थी, आप तो मेरे। हकला सी गई थी वो। केवल इतना प्रश्न और जोड़ सकी थी, फागें तो बेजोड़ लिखते हैं, इतना अनुभव कहाँ से पाया आपने?
वे सिमटे से बैठे अपनी आंखों की कोरों से बहन को देखे जा रहे थे और उसे ऐसा लगा था कि उनकी निगाहों में कोई चोर बैठ गया हो। वो जल भुनकर ऐंठ सी गई थी और उसकी नाजुक पलकों में चिंगारियां डोल रही थीं। बड़ी तपस्या के बाद उसे देवता मिला था जिसे उसकी बहन डाका डाल कर ले जा रही थी। जब वे न बोले, फूल से बिखरती एक लड़ी उन पर टूट पड़ी थी। आप रहेंगे ना अभी? नहीं, आज ही जाने का इरादा है। मेरे लिए भी नहीं रुक सकते? बहन ने भीख का अधिकार सा जताते हुए पलकों की झोली फैला दी थी। उन्होंने फिर चुप साध ली थी। सिर्फ भरी भरी आंखों से पहले बहन को और फिर उसे निहारा था, जैसे वे सारा बोझ उस पर ही डालना चाहते हों। उसे कहना ही पड़ा था, आपकी सेहत अभी ठीक नहीं, 2-4 दिन और रुक जाएं। वैद्य ने भी यही कहा है। उनके होठों से केवल अच्छा निकला था और वे चले गए थे। बहन उन्हें बाहर तक पहुंचा आई थी, जबकि उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। उनके जाने पर अम्मी ने कहा था, गंगिया, तू क्यों रोक रही है? इन मर्दों को तू नहीं पहचान पाई? बहन मुस्कुराई थी। मैं मर्दों को अपने पिंजड़े में बांध कर रखती हूं, नहीं तो व्यापार कैसे चले? जमींदार का कारिंदा है, मुझे कितनी साइयां मिल सकती हैं। इस माकूल जवाब के लिए अम्मी ने शाबाशी दी थी। उसने अभी चैन की सांस ली थी और अपने कमरे में जाकर सहज हो गई थी, जैसे उसके रास्ते का कांटा आसानी से निकल गया हो और उसके पांव बेफिक्र होकर दौड़ने को बेसब्र हों। वो आज़ाद पंछी की तरह चहचहाने को आतुर थी, लेकिन बहेलिया को पास जानकर उसकी आवाज़ दब गई थी और धीरे धीरे गुनगुनाई थी। तभी बहन रोजमर्रा के कामों से छुट्टी पाकर उसके पास खड़ी हो गई थी। चल रही, ईश्वरी के यहाँ न चलेगी? तेरा उन पर खूब रुतबा है। देवता के दर्शन के लिए कैसे मना करती? जब बहन के साथ पहुंची, उनके कमरे में मुखिया और वैद्य बैठे बातें कर रहे थे। बाहर एक तरफ खड़ी होकर सुनने लगी कुछ अधूरे से लफ्ज। कविराज, बदनामी फैल रही है। पतुरिया पर ज्यादा चाहना अच्छी नहीं, समाज बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने चुप रहकर सारी बात सुनी थी। मुखिया और वैद्य के गली में गायब हो जाने पर ही वो अंदर पहुंची थी। उसने ताड़ लिया था कि उनके चेहरे पर चिंता की आड़ी तिरछी लकीरें धूप छांव जैसा खेल खेल रही हैं, लेकिन वो ताज्जुब में पड़ गई थी जब वे एकदम उठ खड़े हुए थे और निश्चिंत हंसी से आवभगत करने लगे थे। वक्त घाटे नहीं करता। मुखिया और वैद्य सिर खाते रहे। तुम ठीक समय पर आ गई, बसंत की फुलवारी की तरह। लेकिन हम तो कांटे छिदे भौरे हैं, जिसके पंख घायल हो गए हैं और मन में बगिया के सपने संभाले तड़पते रहते हैं। फूल उसे भूल जाते हैं, तब वो गुनगुनाता है, करके नेह टोर जिन दइयो, दिन दिन और बड़इयो। वे भावों में डूबकर कहीं खो गए थे और वो भी उनकी लहरों में भीग अपना आपा भूल चुकी थी। बहन ने जैसे उन्हें फिर किनारे की रेत पर खड़ा कर दिया था। आपकी फागें हमें भी चाहिए। क्या करोगी? सीख कर गाऊंगी और उन्हें मुफ्त में एक मर्ज और पालूगी। मैं आपकी फागें सुन चुकी हूं, हृदय नाच उठता है। तुम्हारा भी नाचा था क्या? तुम्हें कैसे? रुक क्यों गई? क्या छोटी बहन का ख्याल आ गया? उसे बीच में कहना पड़ा था। अम्मी गुस्सा होंगी, मैं जानती हूं। आप फागें लिखकर आ जाना। जी जी। वो इतना कहकर जाने लगी थी कि उन्होंने रोक लिया था। मजाक कर रहा था, तुम बुरा मान गई? ऐसी भी क्या जल्दी है? उनका मन रखने के लिए वो बैठ गई थी। बात का सिलसिला बदल गया था। कुछ दूसरे मुद्दों पर चर्चा चलती रही। उसने कोई दिलचस्पी न दिखाई थी, बल्कि दूसरे दिन से जाना तक छोड़ दिया था। और फिर मौसम आते जाते रहे। उसने कई दफे सुना कि उसकी बहन धौर्रा, बड़े गांव, बगौरा और आसपास के गांव में धूम मचा आई थी। लोगों ने खूब तारीफ की। वे भी उन जलसों में रहे, कभी कभी फागें भी गाईं। धीरे पंडा ने उसे सब कुछ बता दिया था। उस कहानी में यकीन न करना नामुमकिन था, फिर भी उसने खोद खोद कर बारीकी समझने की कोशिश की थी। शायद धीरे को मेरी दुविधा पर तरस आ गया था, इसलिए उसने बहुत मजबूरी से कहा था, तुम्हारी बहन तो बातों की जादूगरनी है। ईश्वरी को मजबूर होकर रहना पड़ा। शरीर से जबरदस्ती करने के बावजूद उनका मन कहीं और रहता था। वे कई बार कह चुके थे कि लोग दूसरे की बदनामी में मजा लेते हैं।
जहां पवित्रता होती है वहीं शक करते हैं। लेकिन वे क्या करें, किस किस की जबान पकड़ें। धीरे पंडा जब भी आते थे उनके मन की बातें मालूम पड़ जाती थीं और उसे कुछ संतोष मिल जाता था। परेशानी बढ़ती ही गई, द्रौपदी की साड़ी की तरह। अम्मी उसे छोड़कर बहन के पास चली गई, अपना सारा तामझाम लेकर। नौकरानी को छुट्टी देनी पड़ी, आमदनी के सारे जरिए भी खिसक गए। मन तक अपना ना रहा, फिर दूसरों से कैसी शिकायत। शरीर को बचाने के लिए कुछ तो चाहिए, आखिर उसे कपड़े सिलने का धंधा करना पड़ा। रोज सवेरे गांव के कपड़े लेने जाती और सांझ को दे आती। जो मिल जाता उससे पेट भरती। साज बाज सब धरे रह गए। नाच की कौन कहे, चरण इतने दुबले हो गए कि उठते तक न थे। कई बार धीरे पंडा आए थे और उससे चलने की जिद करते रहे थे। उन्होंने कहा है कि वे तो आने से मजबूर ठहरे, उसे लेने भेजा है। कम से कम एक बार तो देख लें, फिर मिलें या न मिलें। पर उसने उनकी एक न सुनी थी। क्या मिलता उसके जाने से, उनकी बदनामी के सिवा। वे अच्छे हो जाएं, खुदा से यही मनाती रही। वे अच्छे हो गए, उसकी दुआ की इतनी कद्र। इस बार भी खुदा से मिन्नत करेगी। उसने धीरे पंडा से साफ कह दिया, धीरे, अब ये उम्र और ये दुनिया सब कुछ बदल गया। अब कैसे जाऊं, ठीक से कुछ बनता नहीं। पैरों ने थिरकना छोड़ दिया, न जाने कब से भूल ही गए सब कुछ। उनसे कहना, अब तो मुलाकात वहीं होगी। जरूरत समझे तो बहन को बुलवा ले। तुम भी क्या सोचती हो भौजी, मेरा फर्ज था, कहने चला आया। उठी हाट जाने कब लगती है। वे सांसें गिन रहे हैं और तुम जानो मैं ज्यादा क्या कहूं। रुकना भी ठीक नहीं, कब खतरा टूट पड़े। उसका हृदय धड़कने लगा था। उन्हें कुछ हो न जाए, मन की मन में रह जाए, देख तक न सकी। एक तरफ दरश की लालसा, दूसरी तरफ न जाने कितना सोच, कितनी अफवाहें, कितनी बदनामी। चक्की जैसे पाट तेजी से घूम रहे थे और बीच में पिस रहा था उसका कमजोर मन। घुंघरू बजते बजते रुक गए थे और वो चिल्ला पड़ी थी, लाला ठहरो, मैं चलूंगी। एकदम दौड़ पड़ी अंदर, पुराना बक्स खोला। पुराने लहंगे, चोलियां, ओढ़नियां सब पुरानी तहों में सिमटे पड़े थे, धुरमैली यादों से सने। एक एक कर फेंकना शुरू कर दिया। सिर्फ वही लहंगा, वही चोली और वही ओढ़नी जिन्हें पहन वो पहली बार उनके सामने नाची थी। वैसी ही सज्जा, वैसा ही सिंगार। शिक्रम चल पड़ी बगौरा की तरफ, संझा की झुकमुकी चीरती हुई। थोड़ी देर में अंधियारे की घनी परत छा गई और उसकी आंखें दूर दूर तक कुछ खोजने लगीं। बगौरा गांव में ईसुरी का घर। वे खाट पर लेटे हुए, हड्डियों के ढांचे सी उनकी देह, सुस्त और बेचैन, रह रहकर पानी की पुकार और फिर खामोशी में डूबी रात। धीरे पंडा की जोर की आवाज गूंज गई, भौजी आई हैं। ईसुरी की आंखें फटी सी रह गईं। सुंदरिया कहाँ है? बड़ी कल्पना हो रही। वो मूर्ति की तरह थोड़ी सी हिलकर पास खिसकती हुई। ईसुरी चिल्ला से पड़े, पास आओ सुंदरिया, तुम हमेशा दूर दूर बनी रही, मेरा कसूर। एक बार जी भर कर देख तो ले। जैसे ही वो सामने खड़ी हुई, ईसुरी ने आंखें फाड़ कर देखा। वही लहंगा, वही ओढ़नी, वही घूंघट और वही कजरारी आंखें। पानी का घूंट पीकर बोले, उस दिन की तरह एक बार नाचे सुंदरिया। थोड़ी देर तक वो पत्थर सी जड़ कठिनाई से बोली, तुम गाओ तो शायद ही चरण कहना मान ले। और फिर रुक रुक कर निकलती एक स्वर लहरी, चलती बेर नजर भर हेरो, मन भर जावे मेरो। तुरंत उसके चरण मचलने लगे, एक बंधे ताल पर नाचने लगे। आंखों से आंसू और पैरों से मधुर बोल झरते रहे। फिर लय की टूटन, चरणों की उलझन और एक चीख। वो बेहोश हो गई थी। धीरे पंडा ने शिक्रम रुकवाकर पानी के छींटे दिए, तब कहीं होश में आई। आंखें खोलकर ऐसे देखने लगी जैसे गहरी नींद से जागी हो। कुछ अनमनी सी बोली, धीरे तुमने देखा? अभी राई हो गई। वे गा रहे थे और ये चरण अपने आप नाच रहे थे। भौजी तुम तो शिक्रम पर सवार थी, राई का क्या सवाल? तुम नहीं देख सके धीरे, वही राई जो उनके सामने हुई, उनके साथ। वही राई, वही राई, वही राई। बोलो तो कौन सी राई?
वो जवाब न दे सकी और वहीं लुढ़क गई, जैसे अपने प्रिय के बिछोह में छटपटाती सारसी। केवल राई की एक बेचैन रट उसके होठों से फूटकर चारों तरफ मंडरा रही थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी राई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।